हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन, आप सबकी फैमिली, इस पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है समास। समास की सीरीज हमने चलाई जिसमें हमने अव्ययीभाव समास को और समास की बेसिक जानकारी को अब तक डिस्कस कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी, पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, तो आई बटन में लिंक डाल दूँगी मैं आपके लिए, यहाँ पर जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इस सेशन में हम समास की सीरीज में डिस्कस करेंगे द्वंद्व समास के बारे में, ठीक है। इससे पहली वीडियो में अव्ययीभाव समास को डिस्कस किया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप द्वंद्व समास यहाँ पढ़ लेते हैं तो द्वंद्व समास से जुड़ी हुई जितनी भी आपके अंदर भ्रांतियाँ हैं, जितने भी संदेह हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। जैसे अव्ययीभाव से रिलेटेड बहुत लोगों के डाउट्स रहते थे माइंड में कि कहाँ अव्ययीभाव होगा, कहाँ द्वंद्व होगा। इन दोनों में जो कन्फ्यूजन रहती है, जो डाउट्स रहते हैं, जो संदेह रहता है, जो भ्रांतियाँ रहती हैं, उन सबको दूर करने का मैंने प्रयास किया है। बेशक हमारा चैनल अभी छोटा है, लेकिन कंटेंट आपको बहुत बड़े चैनल से भी बेस्ट मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा जब आगे निकल जाता है कोई व्यक्ति तो फिर अपनी कमियों पे ध्यान नहीं देता। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हमारे अंदर जो कमियां हैं उनका हम सुधार करें और आपके जो सुझाव हैं उन पर फोकस करें। जो आपका सुझाव होता है, जैसा आप हमसे बोलते हैं, वैसा ही कंटेंट हम आपके लिए देते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी सुझाव होता है किसी भी तरीके का, उस सुझाव को हम ध्यान में रखते हैं और उसी से रिलेटेड आपके लिए कंटेंट वीडियो प्रोवाइड करते हैं और आपके डाउट को भी लिया जाता है। तो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर, उन सबको पता है कि सबकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, उनका सॉल्यूशन करने का भी प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहली बात ये कि आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये चीज़ बाद में बोलती हूँ, लेकिन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो समास की सीरीज है, ऐसे आपको इस तरीके से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके कहीं मिलेगा नहीं डेटा, तो ध्यान रखिए कि आपके लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा टेलीग्राम पर डेली टेस्ट होता है आपका, उस टेस्ट को अटेंड कीजिए, क्योंकि उससे आपको अपने आप को चेक करने का मौका मिलता है। आप एनालाइज कर पाते हैं, खुद को चेक कर पाते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, ठीक है। अगर हम बात करें अव्ययीभाव समास की और द्वंद्व समास की, तो अव्ययीभाव समास की अगर बात करें तो जैसे एक समास पूछा जाता है कि साथ साथ में कौन सा समास है ना, या ये पूछ लिया जाता है नहीं नहीं में कौन सा समास है। तो देखते हैं कि नहीं नहीं बीच में क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा है। कहाँ पर भागेंगे? सीधे द्वंद्व समास के पास भागेंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। बिकॉज नहीं नहीं जो है उसमें अविकारी शब्दों की आवृत्ति हुई है। जब भी अविकारी शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर द्वंद्व समास ना होकर अव्ययीभाव समास होता है, क्योंकि अव्ययीभाव का अव्यय, उसका मतलब ही यही है अव्ययीभाव समास का, यानी अव्यय होता है। उसमें क्या होता है? आगे उसमें अव्यय, निपात या उपसर्ग होता है। तो जब भी कभी अव्ययीभाव समास होगा तो वहाँ क्या होगा कि अव्यय शब्दों की आवृत्ति होगी, यानी अविकारी शब्दों की आवृत्ति होगी तो अव्ययीभाव होगा। जब विकारी शब्दों की आवृत्ति होगी तो द्वंद्व समास होगा। ये मोटी मोटी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा आप मोस्टली पहचानते हैं कि योजक चिन्ह होना चाहिए और विरोधी शब्द होने चाहिए। एक कंडीशन आपको पता है क्या? कि योजक चिन्ह होना चाहिए और विरोधी शब्द होने चाहिए, यानी एक दूसरे के विपरीत शब्द होने चाहिए। इसके अलावा मैं आपके लिए 8 कंडीशन और लेकर आई हूँ द्वंद्व समास को पहचानने के लिए। द्वंद्व समास को पहचानने के लिए कोई एक कंडीशन अगर आप फॉलो करते हैं तो आप गलती कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 9 कंडीशन मैंने आपके लिए रखी, 9 कंडीशन जो आपके लिए रखी हैं, इनको पढ़ने के बाद में आप द्वंद्व समास कभी गलत नहीं करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। इसके अलावा आपके लिए वही टेस्ट भी रखा जाता है, तो टेस्ट दीजिए और अपने आप को चेक कीजिए कि वाकई में आपने जो पढ़ा वो आपको समझ आया या नहीं। मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। मेरा तरीका ये है कि मैं पहले आपको कंटेंट देती हूँ, फिर उस पर बेस्ड आपके लिए टेस्ट बनाती हूँ और वो टेस्ट करवाती हूँ, ताकि आपको जानकारी हो सके कि आपने कितना सीखा, ठीक है। क्योंकि मैं मोस्टली देखती हूँ कि टेस्ट कैसे होते हैं, क्विज जो होती हैं वो कैसे होती हैं कि दिन भर सुबह से शाम तक क्विज चलती हैं। सुबह से शुरू होगा 6 बजे से क्विज का सिस्टम और शाम तक कई जगह पर क्विज चलती है। वो तरीका मुझे ठीक नहीं लगता। इसके अलावा जो लर्नर्स मुझसे जुड़े हुए हैं उनकी थिंक भी बिल्कुल ऐसी है सेम, उन लोगों को भी ये तरीका सही नहीं लगता। तो
सुबह 6 बजे क्विज स्टार्ट करो, शाम को 10 बजे तक क्विज दो। तो क्या व्यक्ति के पास, किसी पर्सन के पास कोई दूसरा काम नहीं है क्विज के अलावा? उसे खाना कब है, उसे नहाना कब है, उसे अपना अदर स्टडी जो है, जो क्विज देना है उससे रिलेटेड पढ़ाई नहीं करना, या उसे घर में कुछ और भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो नहीं करने, कुछ नहीं करना, बस सुबह उठो और उठने के बाद में क्विज देना शुरू कर दो और शाम तक लगातार क्विज देते रहो। तो ये तरीका होता है थोड़ा सा ठीक नहीं होता, क्योंकि इसमें फिर आप आएंगे क्वेश्चन पे टिक करेंगे, आपको चाहे आता है या नहीं आता। लेकिन तरीका जो है वो बेस्ट ये है कि पहले उस चीज़ के बारे में पढ़ा जाए कि हम किस टॉपिक से रिलेटेड आज टेस्ट देने वाले हैं, उससे रिलेटेड पहले पढ़ा जाए, फिर उस टेस्ट को देने के लिए प्रिपेयर हैं हम तो उस टेस्ट को दिया जाए, उसमें स्कोर भी बेहतर होगा। और बहुत सीधी सी बात है कि जब स्कोर बेहतर होता है तो मोटिवेशन मिलता है, सबको मिलता है। कोई ये कह देते हैं मन रखने के लिए कि कोई बात नहीं, हमारा जो स्कोर है ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम टॉप नहीं आना चाहते। लेकिन रियलिटी ये है कि जब कोई टॉप आता है तो उसे इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, ये रियलिटी है। बहुत लोग कह देते हैं, बहुत नहीं कहते, सबके साथ होता है, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही ऐसा है। जब पॉजिटिव कुछ उसके साथ होता है तो उसे मोटिवेशन मिलता है, वो आगे करने के लिए प्रेरित होता है। तो सीधी बात यह है कि पहले कंटेंट पढ़िए, फिर उससे रिलेटेड आप टेस्ट दीजिए, तब आपको मज़ा आएगा पढ़ने में और चीज़ें क्लियर भी होंगी और अपने डाउट्स भी आपको पता लगेंगे कि कहाँ आपको दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं द्वंद्व समास को। द्वंद्व समास की अगर हम बात करें तो पहली कंडीशन आपके सामने मैंने यहाँ रखी है इसको पहचानने की। ठीक है, तो कंडीशन क्या है द्वंद्व समास को पहचानने की? प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्वता। ठीक है, तीन चीज़ें हैं पहली कंडीशन में। या तो दो लोगों के बीच में क्या हो, प्रतियोगिता हो, कंपटीशन हो, तो वहाँ क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। दूसरी कंडीशन क्या है इसी के अंदर, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा वही चीज़, प्रतियोगिता एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ जो होती है उसको कहेंगे। प्रतिद्वंद्वता एक दूसरे के साथ में द्वंद्व वाला भाव हो तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ये कौन सी कंडीशन हुई, पहली कंडीशन हुई। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल्स देखेंगे आप, जैसे भीम दुर्योधन। पहला एग्जाम्पल है भीम दुर्योधन। आपने महाभारत को अगर देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपको पता होगा कि जो भीम था और दुर्योधन, उन दोनों में हमेशा प्रतिद्वंद्वता होती थी, हमेशा प्रतियोगिता होती थी, एक दूसरे के विरोध में ही बोलते थे हमेशा। जब भी दुर्योधन कुछ कहना चाहता था या कहता था तो भीम को जरूर बोलना होता था हाँ ये, उल्टा उसके विपरीत बोलना, पक्का है ये। ठीक है, उसी तरीके से जब भीम कुछ कहता था तो दुर्योधन को जरूर बोलना होता था। इन दोनों के बीच में क्या रहती थी, हमेशा प्रतिद्वंद्वता या प्रतियोगिता बनी रहती थी, प्रतिद्वंद्वता बनी रहती थी, एक दूसरे के विरोध में बोलने की प्रतिद्वंद्वता इनमें रहती थी, द्वंद्व रहता था हमेशा। दूसरा एग्जाम्पल है कर्ण अर्जुन। अगर कर्णार्जुन की बात करें हम, कर्णोर्जुन या कर्णार्जुन। ठीक है, कर्णोर्जुन का मतलब है कर्ण और अर्जुन। ठीक है, कर्णोर्जुन का मतलब क्या है, कर्ण और अर्जुन। तो ये जो दिया है यहाँ शब्द, इसमें समास कौन सा होगा अगर पूछा जाए तो द्वंद्व समास होगा। अगर आपसे पूछा जाए भीम दुर्योधन में कौन सा समास होगा तो द्वंद्व समास होगा। अब देखिए कर्णोर्जुन जो लिखा है यहाँ पर मैंने, इसमें आपको योजक चिन्ह तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी द्वंद्व समास है। एक कंडीशन अगर आप याद कर लेते हैं कि बीच में योजक चिन्ह होगा तो द्वंद्व समास होगा, तो वो चीज़ यहाँ फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने कर्ण और योजक चिन्ह लगा के अर्जुन नहीं लिखा, मैंने दूसरे तरीके से लिखा है कर्ण अर्जुन। ठीक है, तो इसका मतलब भी वही है, कर्ण और अर्जुन। तो यहाँ कौन सा समास होगा, द्वंद्व। अगर हम कर्ण और अर्जुन की बात करें तो दोनों ही अपने आप में बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर और जाने माने धनुर्धारी कहे जाते थे। दोनों ही अपने आप में धनुर्धारी थे, माने जाते थे कि अर्जुन भी अपने आप में बहुत धनुर्धारी थे और कर्ण भी अपने आप में बहुत धनुर्धारी थे। और इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों ही कुंती के पुत्र थे, अर्जुन भी और कर्ण भी। दोनों की माता भी एक थी, लेकिन दोनों में हमेशा क्या रहती थी, प्रतियोगिता रहती थी। अर्जुन समझते थे कि मैं ज़्यादा धनुर्धारी बड़ा हूँ और कर्ण कहते थे कि मैं ज़्यादा बड़ा धनुर्धारी हूँ। तो दोनों में हमेशा प्रतियोगिता रहती थी, वो उससे आगे निकलना चाहता था, दूसरा उससे आगे निकलना चाहता था। तो जहाँ पर भी आपको प्रतियोगिता दिखाई देगी, प्रतिद्वंद्वता दिखाई देगी, प्रतिस्पर्धा दिखाई देगी, वहाँ कौन सा समास होगा, वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। अगला एग्जाम्पल लिखा है कृष्ण कंस। कृष्ण और कंस, तो कृष्ण कंस में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, क्योंकि कृष्ण और कंस अपने आप में दोनों ही अलग अलग हैं। कृष्ण को कंस से बैर था या कंस मामा आज तक प्रसिद्ध हैं।
कंस मामा के नाम से आज तक प्रसिद्ध हैं। इनको उपाधि प्रदान कर दी गई। मामा थे ये किसके? कृष्ण के। लेकिन आज तक दुनिया क्या कहती है, अगर कोई मामा थोड़ा सा दुष्ट होता है ना, दुष्ट मतलब ऐसी एक्टिविटी करे, और मजाक में भी बोल देते हैं कि कोई अगर अपने भांजे भांजी जो होते हैं उनको थोड़ा सा परेशान ज़्यादा करे तो कहते हैं ये तो कंस मामा है ना, या कुछ कर देते हैं कंस मामा है ये तो, है ना। तो एक तो कंस मामा और एक शकुनी, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हुए। तो कंस, कृष्ण और कंस, कृष्ण ने किसका वध किया? कंस का वध किया। तो इन दोनों में क्या थी? इन दोनों में प्रतिद्वंद्विता थी, एक दूसरे के प्रति झगड़ा इनके मन में, यानी एक दूसरे के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं थी। इधर कंस कृष्ण को मारना चाहता था और कृष्ण ने क्या किया? कंस का ही वध कर डाला। ठीक है, तो कृष्ण कंस में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। इसका विच्छेद करेंगे तो कृष्ण और कंस या कृष्ण व कंस, ऐसे आप करेंगे। उसके बाद में भाजपा कांग्रेस, तो जितनी भी पार्टियां हैं, जैसे भाजपा कांग्रेस ले लो, भाजपा और सपा ले लो, बसपा ले लो, तो जितनी पार्टियां एक दूसरे की विरोधी हैं, एक दूसरे के पीछे प्रतिद्वंद्व चलता रहता है, प्रतियोगिता रहती है कि हम इससे आगे निकल जाएं, हम इससे आगे निकल जाएं। तो जितनी भी पार्टियां हैं उनमें अगर आपसे समास पूछा जाएगा तो सब में क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। जैसे यहाँ और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी और केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और योजक चिन्ह लगा के केजरीवाल, तो इसमें समास पूछ लिया जाए तो द्वंद्व समास होगा। कोई भी मिनिस्टर है एक पार्टी का और उसके अपोजिट में दूसरी पार्टी का अगर मिनिस्टर रख दिया जाए योजक चिन्ह लगाकर, तो वहाँ कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अगर योजक चिन्ह को हटाकर उनकी संधि कर दी जाए, जैसे कर्ण अर्जुन में हुई है कर्ण अर्जुन, तो यहाँ पर भी द्वंद्व समास होगा। ये संधि में आपने रूल पढ़े थे, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे दूसरी कंडीशन की। तो पहली कंडीशन आपको क्लियर हुई, समझ में आई? तो कमेंट करके बताइए कि हाँ यहाँ तक का आपका सब कुछ क्लियर है। तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे और दूसरी कंडीशन की बात करेंगे। सभी विलोम शब्द, यानी इस दुनिया में हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में जितने भी विलोम शब्द हैं, सभी विलोम शब्द क्या हैं? सभी विलोम शब्द में द्वंद्व समास है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत में है, एक दूसरे के विपक्ष में है, प्रतिद्वंद्विता है, एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा है एक दूसरे से, तो क्या होगा? वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। तो जितने भी विलोम शब्द के एग्जाम्पल हैं, अगर उनमें आपसे पूछा जाएगा क्या? समास, तो आप क्या करेंगे? आंसर कीजिए, आप क्या करेंगे? जितने भी विलोम शब्द हैं उनमें कौन सा समास होगा? बिल्कुल सही, तो उन सभी में द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, करेक्ट है सबका। सभी विलोम शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हैं जय पराजय, जय और पराजय, तो जय का विलोम क्या होगा? पराजय। सुख का विलोम क्या होगा? दुख। अपना का विलोम क्या होगा? पराया। ठीक है, तू और उसका विलोम क्या होगा? मैं, तुम, हम। तो ये सारे क्या हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई? तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सभी विलोम शब्द द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। दूसरी कंडीशन ध्यान रखेंगे। पहली कंडीशन में क्या था? प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता जहाँ पर भी होगी वहाँ पर द्वंद्व समास आप करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन, योजक चिन्ह वाले विकारी शब्द। अब ध्यान देने की जरूरत क्या है आपको? योजक चिन्ह वाले विकारी शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर ये हो जाए कि योजक चिन्ह वाले अविकारी शब्द, तो फिर तो द्वंद्व समास नहीं होगा, वहीं पर ही आप गच्चा खा जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि योजक चिन्ह वाले कौन से शब्द? विकारी शब्द। ठीक है, कैसे शब्द? विकारी। और विकारी में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब क्या हैं? विकारी शब्द हैं। तो जब भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनकी पुनरावृत्ति होगी तो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। तो योजक चिन्ह वाले जितने भी विकारी शब्द होंगे, जैसे माता पिता, माता पिता, अपना अपना, तो ये विकारी शब्द हैं क्योंकि इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। ये अव्यय नहीं है, ये अविकारी शब्द नहीं है, ये कैसे शब्द हैं? विकारी शब्द हैं। ठीक है, माता पिता योजक चिन्ह वाले विकारी शब्द। जैसे माता का क्या हो जाता है? माताएं हो जाता है ना,
माता का क्या हो जाता है, माताएं हो जाता है। जबकि अविकारी शब्द की कंडीशन क्या है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे में अगर समास पूछा जाएगा तो अव्ययी भाव समास करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे का धीरा धीरा नहीं हो सकता, धीरे धीरे का धीरू धीरू नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए वहाँ कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन माता का माताएं हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ये विकारी शब्द है। अपना का अपने भी हो जाता है, इसलिए अपना अपना में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस कंडीशन को। तो जब भी योजक चिन्ह वाले विकारी शब्द आएंगे तो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। और योजक चिन्ह वाले अविकारी शब्द अगर आएंगे तो कौन सा समास होगा, उस स्थिति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि अविकारी शब्द जो होते हैं उनको अव्यय भी कहते हैं, ठीक है, अव्यय या अविकारी शब्द। आगे चलें अगली कंडीशन पर। अगर ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हुई हो, थर्ड वाला पॉइंट, तो फिर यस करिए कि आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो चुकी है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे अगर हम बढ़ें तो चौथी कंडीशन, विकारी शब्द की आवृत्ति। किसकी आवृत्ति, विकारी शब्द की आवृत्ति। जब भी विकारी विकारी शब्द आएंगे तो द्वंद्व समास होगा, अविकारी शब्द आएंगे अव्ययी भाव समास होगा। अब इसको याद कैसे रखा जाए कि कब अव्ययी भाव होगा और कब द्वंद्व समास होगा। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक नहीं कह सकते, लॉजिक लगाया है मैंने अभी सोचते सोचते। तो लॉजिक ये है कि देखिए अव्ययी भाव जो होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में पहले क्या है, आ है। अगर हम अविकारी की बात करें तो अविकारी में पहले क्या है, आ है। तो जब भी अविकारी होंगे तो अव्ययी भाव समास होगा। अब बताइए मज़ा आया। ये छोटा सा निमोनिक जो है जिससे आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को कि अव्ययी भाव समास कब होगा, जब भी अविकारी शब्द होंगे तो अव्ययी भाव समास होगा, और जब अविकारी में अव्ययी भाव होगा तो विकारी में कौन सा होगा, विकारी में द्वंद्व हो जाएगा। जब भी योजक चिन्ह बीच में होगा और विकारी शब्दों की आवृत्ति होगी तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे दिन दिन, हरा हरा, पीला पीला, नीला नीला, लिख लिख, है ना, हंस हंस। तो ये क्या हैं, ये सारे विकारी शब्द हैं, ठीक। तो यहाँ पर दिन दिन में कौन सा समास होगा, यहाँ दिन दिन में द्वंद्व समास होगा। हरा हरा में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। लिख लिख में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे रात रात, अगर रात रात आ जाएगा तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अगर रातों रात आ जाएगा, रातों रात अगर आ जाएगा तो अव्ययी भाव समास होगा। ध्यान रखिएगा, रातों रात में अव्ययी भाव समास होगा और रात रात में द्वंद्व समास होगा, और दिनों दिन में अव्ययी भाव समास होगा। जबकि दिन दिन अगर होगा तो कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। दिन दिन होगा तो द्वंद्व समास होगा, दिनों दिन होगा तो अव्ययी भाव समास होगा, रात रात होगा तो द्वंद्व होगा, रातों रात होगा तो अव्ययी भाव समास होगा, कान कान होगा तो फिर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, कानों कान होगा तो अव्ययी भाव समास होगा, नाक नाक होगा तो द्वंद्व समास होगा, बीच में योजक चिन्ह होगा, और नाकों नाक होगा तो क्या होगा, फिर नाकों नाक में क्या होगा, आंसर कीजिए जल्दी। नाकों नाक में अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो चौथी कंडीशन आपको समझ आई, विकारी शब्दों की आवृत्ति, पुनरावृत्ति होती है। विकारी शब्दों की जब पुनरावृत्ति होती है, दोबारा विकारी शब्द जब आते हैं तो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। और जब भी विकारी शब्द योजक चिन्ह के साथ में आते हैं तब भी कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अगली कंडीशन पर। तब तक हम पी लेते हैं पानी, और आप भी पी सकते हैं। अच्छा, आगे हम पांचवी कंडीशन की बात करेंगे। कौन सी, पांचवी। जैसे यदि सार्थक निरर्थक शब्द युग्म हो, सार्थक शब्द हो और फिर कैसा शब्द हो, निरर्थक शब्द हो, और उनमें पुनरुक्ति दोष अगर हो या फिर अर्ध आवृत्ति हो, एक बार आवृत्ति आदि आवृत्ति हो, तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। या पुनरुक्ति दोष जिनके अंदर होगा वहाँ पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे देखिए सार्थक निरर्थक की अगर हम बात करें, सार्थक और निरर्थक, जैसे धागा वागा, आप बोलते नहीं है, अगर आपको धागा चाहिए तो साथ में कुछ लोग बोल देते हैं धागा वागा लेकर आओ। अरे धागा वागा कहाँ रखा है, ऐसे बोलते हैं ना, धागा वागा कहाँ रखा है। तो धागा वागा में कौन सा समास होगा, अगर पूछ लिया जाए आपसे तो ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास होगा। इसके अलावा चाय वाय, कहते हैं ना कि चाय वाय बना लो,
चाय वाय बना लीजिए। तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। रोटी बोटी, अब रोटी का तो अर्थ होता है, बोटी का क्या अर्थ होता है? बोटी का क्या अर्थ होता है? तो ये कैसा शब्द है? निरर्थक है, इसका कोई अर्थ थोड़ी है। चाय का अर्थ है, वाय का क्या अर्थ है? चाय वाय, ठीक है। तो चाय सार्थक शब्द है और वाय निरर्थक शब्द है। रोटी सार्थक शब्द है, बोटी निरर्थक शब्द है। वैसे ही धागा सार्थक शब्द है, वागा निरर्थक शब्द है। तो जब भी ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, पुनरुक्ति दोष जब होगा, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द जब आएंगे, उनका युग्म होगा, तो हमेशा वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। जैसे धागा और वागा, चाय और वाय, रोटी और बोटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रोटी और बोटी। अब आप बताएंगे जरा बोटी होती क्या है? आप अगर बोलते हैं रोटी बोटी चाय वाय, तो इनका क्या कोई अर्थ होता है? वाय का कोई अर्थ होता है? वागा का कोई अर्थ होता है? इनका कोई अर्थ नहीं होता। ये निरर्थक शब्द हैं और इनके साथ में सार्थक शब्द हैं। जब दोनों का युग्म साथ में होगा तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। कौन सा शब्द, कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप, क्या कि आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पर कोई और एग्जाम्पल आपके सामने लिख कर दे दिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कपड़ा वपड़ा। आपसे कह दिया जाए कि आप बाजार जा रहे हैं, कपड़ा वपड़ा खरीद लाना, ठीक है, कपड़ा खरीद लाना यानी कपड़ा वपड़ा खरीद लाना। और सपोज दैट कि आपके सामने अंडरलाइन कर दिया जाए कपड़ा वपड़ा को और आपसे कहा जाए कि रेखांकित पद में किस प्रकार की अशुद्धि है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई में, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, कपड़ा वपड़ा, तो आपको ये ऑप्शन ढूंढना होगा पुनरुक्ति दोष। कैसा दोष? पुनरुक्ति दोष, यानी पुनरुक्ति जो हो रही है उसमें दोष है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे धागा वागा और अंडरलाइन कर दिया जाए कि रेखांकित पद में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो ध्यान रखिएगा पुनरुक्ति दोष है इसमें, ठीक है। कैसा है? पुनरुक्ति दोष है, ठीक। उसके बाद में अगर हम छठवीं कंडीशन देखें, पहले ये बताइए यहाँ तक कि द्वंद्व समास पढ़ने में मज़ा आ रहा है आपको? इंटरेस्ट के साथ में पढ़ रहे हैं? इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये बताइए कमेंट करके। अच्छा लग रहा है ना? डांस नहीं करना, बस ये बताना है कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, इतना आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाएगा। छठवीं कंडीशन आप देखेंगे, शब्दों में संबंध हो। जो शब्द हों उनमें क्या हो? संबंध होना चाहिए शब्दों में, तब वहाँ पर कौन सा समास होगा? उस स्थिति में द्वंद्व समास आपको करना है। कौन सी स्थिति? जब शब्दों में संबंध आपके सामने होगा तब कौन सा समास आप करेंगे? तो उस स्थिति में आप द्वंद्व समास के साथ में जाएंगे। जैसे लव कुश राम लक्ष्मण, लव और कुश, तो उन दोनों में संबंध है कि दोनों भाई भाई हैं। लव और कुश, राम और लक्ष्मण दोनों भाई भाई हैं। अगर हम कहें मदन और रमन, मदन रमन, इन दोनों में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। श्याम मदन, इन दोनों में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अगर हम कहें कि मोहिनी प्रतिभा, तो इन दोनों में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इन दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, इन दोनों में संबंध है। इन दोनों में क्या है? संबंध है। एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त, इनमें क्या है? संबंध है। अगर किसी बाबू सोना की हम बात करें, बाबू सोना है और उन दोनों का नाम अगर लिया जाए तो वहाँ पर भी कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। खैर ये तो आपको हंसाने के लिए था, बाकी का कमेंट कर करके बताइए कौन कौन बाबू सोना के साथ में लाइव पढ़ रहे हैं। जल्दी से कमेंट करिए, इतना ये बताइए कि कौन कौन बाबू सोना के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं साथ में तो बहुत अच्छी बात है, और पढ़ाई नहीं कर रहे, लड़ाई कर रहे हैं तो बहुत बुरी बात है, फिर आप में मार पड़ने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। सातवीं कंडीशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई? ये 6 पॉइंट अगर यहाँ तक के समझ में आए हैं, समास को, द्वंद्व समास को पहचानने के अगर 6 पॉइंट आप समझ पाए, तो 7वां पॉइंट देखिए, 3 शब्दों का योग हो। 3 शब्दों का क्या हो? योग हो। कितने शब्दों का? 3 शब्दों का योग हो। जैसे लाल बाल पाल, तन मन धन, जन गण मन। आपसे पूछ लिया जाए जन गण मन, तो इसमें कौन सा समास होगा? राष्ट्रीय गान तो सबने पढ़ा होगा बचपन से अब तक, जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, याद होगा सबको, बचपन से पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते यानी बोलते बोलते इतने बड़े हो जाते हैं। चलिए कमेंट करके एक बात बताइए कि जो हमारे देश का राष्ट्रीय गान है उसको गाने का टाइम कितना है? कितने टाइम में उसको गाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत इजी और लड्डू क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए।
तो लाल बाल पाल, आंसर करते रहिए, मैं देखती रहूँगी आपके आंसर्स। लाल बाल पाल या तन मन धन या जन गण मन, इनमें कौन सा समास होगा? तो इनमें होगा द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। तो सभी ने आंसर सही किया है। ठीक है, 7वीं कंडीशन देखिए, 3 शब्दों का योग जब भी होगा तो वहाँ कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे 8वीं कंडीशन पर। ठीक, 8वीं कंडीशन पर हम आगे बढ़ेंगे और उससे पहले आपसे एक बार फिर से मैं याद दिला देती हूँ, आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, एक बार टेस्ट को अटेंड कीजिए। टेस्ट अगर अच्छा लगे तो आप बार बार इसको रोज़ डेली अटेंड करेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को आंक सकें कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो आप फॉलो करिए, नहीं तो आप जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। 8वीं कंडीशन है समास विग्रह करते समय बीच में और, वा, या, चा आदि शब्द। ठीक है, मतलब कहने का ये है इस पॉइंट का, इस कंडीशन का, इस लाइन का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप समास विग्रह करते हैं, जैसे भीम दुर्योधन, तो भीम दुर्योधन जब आपने समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? भीम और दुर्योधन, या क्या करेंगे? भीम व दुर्योधन। तो जब भी समास विग्रह करते समय और आए, व आए, या आए, चा आए, ये आदि शब्द जब आते हैं तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। यानी जिस समास में और, व, या, चा आदि शब्द छुपे होते हैं तो उस स्थिति में कौन सा समास होगा? उस स्थिति में द्वंद्व समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक, या, चा, वा और ये शब्द आएंगे तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, रघुवीर या रणधीर, उसके अलावा लिखा हुआ है कृष्ण व सुदामा। ठीक है, तो इस तरीके के जब एग्जाम्पल होंगे तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। उन एग्जाम्पल्स को आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। वही एग्जाम्पल जैसे सुनहरा और प्रतिभा, सुनहरा या प्रतिभा, सुनहरा व प्रतिभा, मोहिनी व प्रतिभा, इस तरीके से आप ले सकते हैं। किसी का भी नाम यहाँ पर रख सकते हैं जिसमें नाम हो या कोई संबंध हो या कुछ भी हो, उनके बीच में क्या छुपा होना चाहिए? और, वा, या, चा, ये छुपे होंगे शब्द, तो कौन सा समास होगा? उस स्थिति में द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया तो कमेंट कीजिए, बीच बीच में कमेंट भी करते रहिए। वीडियो आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रहा है, मेरा डिस्कशन कैसा लग रहा है, ये भी बताते रहें। मज़ेदार लग रहा है तो एक बार डांस वाले स्टिकर भेज दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा देखकर। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे 9 पॉइंट की। ठीक है, तो 9वें नंबर का पॉइंट क्या है ये देखिए, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की जो गिनतियाँ होती हैं, काउंटिंग्स होती हैं ना, 1 से 10 तक तथा 20, 30, 40 और यहाँ से लेके 100 तक या आगे तक भी पूर्ण आदि। ठीक है, ये पूर्ण संख्याएं, ये सारी संख्याएं आदि यानी कि पूर्ण दहाई या सैकड़ा की संख्याओं को, 100 तक की पूर्ण दहाई या सैकड़ा की संख्याओं को हम छोड़कर, ठीक है, इन संख्याओं को हम छोड़कर बाकी की जितनी भी गिनतियां होती हैं उन सब में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। तो ध्यान रखिए कि हमारी 1 से लेकर 10 तक की जो गिनतियां हैं, 1 से लेकर 10 तक की जो काउंटिंग्स हैं, उनको छोड़कर और पूर्ण जो संख्याएं हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 इससे लेकर 100 और आगे तक भी, ठीक है, उन सब में कौन सा समास नहीं होगा? तो उन सब में द्वंद्व समास नहीं होगा। अब होगा किस में? ये देखिए, तो होगा किस में? 11 से 19 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनमें द्वंद्व समास होगा। 31 से 41 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनमें द्वंद्व समास होगा। 21 से 29 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनमें द्वंद्व समास होगा। 51 से 61 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनमें द्वंद्व समास होगा। इसी तरीके से 91 से लेकर 99 यानी कि आगे तक की भी जितनी भी संख्याएं हैं उनमें क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। या फिर सीधी सी बात इतनी ध्यान रखिए कि 1 से 10 तक की संख्याएं और पूर्ण संख्याएं जितनी भी हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 आगे तक भी, उन सब में द्वंद्व समास नहीं होगा। इनको छोड़कर बाकी की जितनी भी संख्याएं हैं उन सब में क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हुई। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 11 में कौन सा समास है, तो 11 में द्वंद्व समास है। अब मुझे ये बताइए
कि 11 में आपको कहीं योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है? नहीं। वहाँ पर कौन सी कंडीशन लागू हो रही है ये बताएं? वहाँ पर ये वाली कंडीशन लागू हो रही है, 8वें नंबर की कंडीशन। कैसे? इसमें क्या छुपा है? इसमें और छुपा है, इसमें वा छुपा है, इसमें या छुपा है, इसमें चा छुपा है। ये जो चा है इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। बट ध्यान रखिएगा कि जब ये शब्द छुपे होंगे तो वहाँ कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। जैसे 11, तो 11 का अगर आप विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। तो कैसे करेंगे? 10 और 1। कैसे करेंगे? 10 और 1 तो क्या होंगे? 11। तो 11 में कौन सा समास? द्वंद्व समास। अगर 19 की बात करें तो कैसे करेंगे आप? 10 और 9 19। तो कौन सा समास होगा? यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। या ये कहें 10 व 1, 10 व 1 तो कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व। उसी तरीके से सबको कर सकते हैं। जैसे 21 में पूछ लिया जाए तो 21 में 20 और 1 21, 20 व 1 21। तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। तो ध्यान रखिएगा 1 से 10 तक तथा 10 20 30 से लेकर 100 तक की पूर्ण, दहाई या सैकड़ा की संख्याओं को छोड़कर बाकी संख्याओं में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अब बताइए मज़ा आया? अब बताइए कि मज़ा आया यहाँ तक का? सुनने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद अब बताइए कमेंट करके, क्या प्रैक्टिस चाहते हैं इसकी? अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि आपने जो समझा वो समझ आया या नहीं? अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। फिर इससे रिलेटेड स्पेशली द्वंद्व समास की आपके लिए प्रैक्टिस दी जाएगी, स्पेशली आगे आने वाले समास की आपको प्रैक्टिस दी जाएगी। इस तरीके से चीज़ों को कवर किया जाएगा कि आप लाइफ में अब हिंदी अगर पढ़ लें तो दोबारा आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत ना रहे। ध्यान रखिए, मिक्स ना पढ़िए, ज़्यादा ना पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कम पढ़िए बट अच्छा पढ़िए। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कुछ स्टूडेंट हैं जिनके माइंड में, उनके दिमाग में ये भर दिया गया है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके दिमाग में भरा हुआ है। भरा हुआ इसलिए हम नहीं कह सकते क्योंकि कोई भी बच्चा पैदाइशी कोई चीज़ अपने अंदर भर के नहीं लाता। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। हेरिडिटी जो होती है वो ठीक है अपने आप में, हेरिडिटी का भी 50% रोल होता है, लेकिन 50% अपने एनवायरनमेंट का भी, 50% ना कहकर ये कहेंगे कि उतना ही रोल, जितना रोल हमारे हेरिडिटी का है उतना ही रोल एनवायरनमेंट का भी है। तो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ लोगों ने ऐसा भर दिया है कुछ स्टूडेंट्स के मन में कि जीके जीएस ही पढ़ो, जीके जीएस पढ़ो, किसी भी एग्जाम में अगर आपको टॉप करना जीके जीएस पढ़ो। लेकिन जीके जीएस के साथ साथ में बाकी के सब्जेक्ट को कौन पढ़ेगा? हिंदी को इतना ज़्यादा बेकार क्यों समझते हैं लोग? हिंदी को पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाते हैं? जहाँ पर यूपीएसआई में इतने मार्क्स की हिंदी पूछी जा रही है उस चीज़ को हल्के में क्यों लेते हैं? आपको मायने नहीं है इस बात का कि 1 नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। हिंदी का कितना बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, तो उसको भी पूरे ध्यान से पढ़िए। जीके जीएस पढ़िए लेकिन उसके साथ अदर सब्जेक्ट को भी टाइम दीजिए, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट का भी अपना अलग ही महत्व है, अलग ही रोल है। मान लीजिए आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या करंट अफेयर को कम महत्व देंगे? करंट अफेयर जो है उसका भी पूर्ण महत्व है। 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, क्या उसको कम महत्व देंगे? सपोज दैट आप 20 नंबर की हिंदी कंप्लीट कवर किए हुए हैं तो क्या 20 नंबर वो आपके स्कोर नहीं बढ़ाएंगे आपका? 10 नंबर की संस्कृत है, क्या उसका कम रोल है? 10 नंबर की साइंस है, क्या उसका कम रोल है? 20 नंबर की मैथ है, इसके अलावा रीजनिंग है, कंप्यूटर, एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। अगर 5 नंबर का कंप्यूटर पूछा जा रहा है तो वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 5 नंबर की रीजनिंग पूछी जा रही है तो वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सारे सब्जेक्ट्स को लीजिए, जो सब्जेक्ट कम नंबर के हैं उनको 1 घंटा कम दीजिए, जो ज़्यादा मार्क्स के हैं उनको 1 घंटा ज़्यादा दीजिए, लेकिन पढ़िए सबको। मैं ये देखती हूँ कि जो टेस्ट होता है जीके जीएस वाला उसमें स्कोर अच्छा रहता है, फिर हिंदी में गायब हो जाते हैं। किसी किसी दिन हिंदी में स्कोर अच्छा कर देते हैं और ईवीएस में गायब हो जाते हैं। ईवीएस का भी अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो सारे सब्जेक्ट्स को, मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि आपके लिए सब कुछ महत्वपूर्ण है, सारे सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी को साथ में लेकर चलिए, तभी आप सिलेक्शन तक पहुँच पाएंगे। सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आपको हर चीज़ को साथ में लेकर चलना होगा, तभी आप क्या कर पाएंगे। जैसे मनुष्य होता है उसको संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? संतुलित आहार की, संतुलित भोजन की। मान लीजिए कि आप डेली 1 गिलास दूध नहीं पीते, तो वो जो 1 गिलास दूध आपका नहीं पीना है ना, वो आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर कमज़ोर करता है। आपके अंदर कमियां आने लगती हैं, बीमारियां आपके अंदर बढ़ने लगती हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। तो उस 1 गिलास दूध का, डेली जो 1 गिलास दूध होता है उसका भी एक अपना रोल है आपकी लाइफ में, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से
जैसे भोजन में हर चीज़ का अपना रोल है और सारी चीज़ों को जब आप एक साथ में रखकर तब आप खाते हैं, उसको कहते हैं संतुलित भोजन, जब पूर्ण उसमें आहार होता है आपकी बॉडी के लिए जो ज़रूरी हो। उसी तरीके से आप एग्ज़ाम में आपके मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं या 14 सब्जेक्ट हैं या 12 सब्जेक्ट हैं या 2 सब्जेक्ट हैं या 10 सब्जेक्ट हैं, जितने भी हैं उन सबको साथ में लेकर चलिए, संतुलन बना के चलिए उनका, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अन्यथा अगर आप किसी एक को भी इग्नोर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ी कमज़ोरी बन सकता है और आपके सिलेक्शन होने से आपको रोक सकता है। और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ में ऐसा हो, इसलिए सारे सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपके सिलेबस में हैं और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अदर से भी थोड़ी बहुत जानकारी आप रखते चलिए, क्योंकि कई बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं तो आपके पास में उनका भी तोड़ हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने द्वंद्व समास को डिस्कस किया। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बेहतर लगी हो क्लास, पसंद आया हो समास, समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें कंटिन्यूअस, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपके पास में नोटिफिकेशन आने वाली हैं, जल्दी जल्दी ये एग्ज़ाम्स होंगे और एग्ज़ाम लगातार होंगे अब, इसलिए आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें, पढ़ते रहें। और टेक केयर, गुड बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में। और होने वाली क्विज़ में आप अपना प्रदर्शन बेहतर कीजिएगा 11 बजे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।